एक विशाल चट्टान का टुकड़ा नहीं है बल्कि कई बड़े बड़े टुकड़ों से ये बनी हुई है। और ऐसे में ये टुकड़े जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं और वो धीरे धीरे घूमते रहते हैं और कभी कभी ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, अलग होते हैं या फिर एक के नीचे दूसरा चला आता है। लेकिन वैज्ञानिकों को हाल ही में एक चौंकाने वाली खोज हुई है। दरअसल प्रशांत महासागर के नीचे कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास एक टेक्टोनिक प्लेट दो हिस्सों में बट रही है। ये जगह कैस्केडिया सबडक्शन जोन कहलाती है। नई रिसर्च से ये पता चला है कि ये जोन अपनी मौत के करीब पहुंच रहा है। क्या इससे बड़ा भूकंप या प्रलय आएगा? क्योंकि पता ये चला है कि प्रशांत महासागर के नीचे बड़ी भूवैज्ञानिक हलचल हो रही है और एक सबसे बड़ा 75 किलोमीटर लंबा फॉल्ट भी मिला है जो प्लेट को चीर रहा है, जिससे सब टेंशन में हैं। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च के बाद सामने आया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इससे बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आएगा या फिर कोई प्रलय के संकेत है, क्योंकि समुद्र के नीचे 75 किलोमीटर लंबी दरार की भी देखिए लगातार ये आशंका जताई जा रही है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि पृथ्वी की त्वचा कैसे काम करती है वो जरा हम समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह कई प्लेट्स बटी हुई होती है इसमें, और ये प्लेट्स गर्म या फिर पिघली चट्टानों के ऊपर तैरती रहती है। और ऐसे में आपको बता दें कि ये जो है सबसे खतरनाक प्रक्रिया साबित होती है और सबडक्शन इसे कहा जाता है। और किस तरीके से इसका नुकसान भी हो सकता है ये भी समझ लेते हैं। एक प्लेट दूसरे के नीचे जब आ जाती है तो ज्वालामुखी या फिर भूकंप आने की स्थिति इससे बनी रहती है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कई प्लेट्स में बटी होती है, जो हमने आपको आगे पहले भी जानकारी दी। और जब ये प्लेट्स गर्म या फिर अर्ध पिघली चट्टानों के ऊपर तैरती रहती है तो इससे ये कहा जाता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है। यानी कि इससे सबसे खतरनाक प्रक्रिया सबडक्शन कहते हैं और ये जो प्रक्रिया है इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। समुद्र के नीचे 75 किलोमीटर लंबी दरार क्यों हो रही है? इसके पीछे देखिए वैज्ञानिकों का तर्क ये है कि भूकंप की जो तरंगे हैं ये इस्तेमाल इससे लगातार हो रही है। और इसी के साथ ही इससे पता ये चला है कि कैस्केडिया के उत्तरी सिरे पर एक्सप्लोरर प्लेट जो है वो लगातार टूट रही है और वहां कई बड़े जो फॉल्ट्स हैं और या फ्रैक्चर्स हैं वो वहां पर दिखाई दिए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह कहना है कि एक सबसे बड़ा 75 किलोमीटर लंबा फॉल्ट मिला है जो प्लेट को लगातार चीर रहा है। और ऐसे में प्रशांत महासागर के नीचे बड़ी भूवैज्ञानिक हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए खतरनाक साबित हो। वैज्ञानिकों ने एक जहाज से सिस्मिक इमेजिंग जो है वो की है और इसी के साथ ही भूकंप की जो तरंगे भी है इसका इस्तेमाल भी लगातार इसके जरिए हो रहा है। तो कुल मिलाकर समुद्र के नीचे देखिए 75 किलोमीटर जो दरार आ रही है उसके क्या मायने हैं जरा ये भी हम समझ लेते हैं। भूवैज्ञानिक डॉक्टर AK बयानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही सवाल, जो ये हलचल हम समुद्र के नीचे लगातार देख रहे हैं, क्या इससे समझ आ रहा है सर? देखिए, ये हलचल भूवैज्ञानिक रूप से एक सामान्य प्रक्रिया है और ये सिर्फ कनाडा के वैनकूवर कोस्ट की बात नहीं है। ये पूरे जो पैसिफिक की रिम है, यानी पैसिफिक की बाउंड्री के चारों तरफ जो है ये हो रही है। ये एक इन्वर्टेड यू शेप का एरिया बनता है और इसमें पूरा का पूरा एरिया भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय है और इसकी सक्रियता जो है ये पृथ्वी की काफी अंदर की गहराई से कंट्रोल होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पैसिफिक प्लेट है, जो मेजर प्लेट है, उसके कई छोटे छोटे हिस्सों में बंटती है और उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ये पैसिफिक प्लेट समुद्र के अंदर से जमीन के अंदर जा रही है। तो जहाँ से जमीन के अंदर जा रही है उसको सबडक्शन जोन बोलते हैं, जैसे आपने भी बताया है। वो सबडक्शन जोन में जब भी कोई मूवमेंट होता है, यानी प्लेट या तो टूटती है या अस्थिर होती है या थोड़ी हलचल होती है, तो पृथ्वी की सतह पे भयंकर यानी बहुत हाई मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं जो 8.5, 8.6, 9 तक के भी हो सकते हैं। और इसलिए इसमें क्या होता है कि इसको हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि ये कब आएंगे, परंतु सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जहां तक आपने बोला कि ये फॉल्ट 75 किलोमीटर लंबा है, तो ये और भूवैज्ञानिक और भूभौतिकी से ये फॉल्ट की लंबाई पता चलती है, उनकी सर्वे से। तो ये फॉल्ट निश्चित रूप से अगर एक्टिव है तो इससे काफी शक्तिशाली भूकंप आने की संभावना बनती है। और क्योंकि प्लेट अंदर जाती है तो उसमें घर्षण भी होता है, तो उससे क्या होता है कि राख पिघलने लगती है और उसके कारण वॉल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, तो ये दो सामान्य जो जो हमको दृष्टिगोचर होती है वो क्रियाएं। इसके अलावा और भी कई क्रियाएं चलती रहती है यहाँ पर।
जिनके कारण क्या होता है कि प्लेट जो है धीरे धीरे अंदर जाती रहती है और एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप के नजदीक आते रहते हैं। और इसके विपरीत जो समुद्र के मध्यवर्ती हिस्सा है, जिसको हम समुद्र के मीडियन रीजन बोलते हैं, वहां पर माउंटेन होता है और माउंटेन से प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में खिसकती है। तो ये एक पूरा सिस्टम काम करता है अर्थ के अंदर कि एक तरफ से प्लेट बन रही है और दूसरी प्लेट तरफ से जो प्लेट है वो अंदर के नीचे जा रही है। एक तीसरी तरह के फॉल्ट होते हैं जो प्लेट को आगे पीछे खिसकाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है कि हमारी जो प्लेट है या तो वो क्रिएट होगी या डिस्ट्रॉय होगी। तो समुद्र के किनारे वाले हिस्से में डिस्ट्रॉय होती है और मध्य समुद्र में नई बनती है। और इसके ऊपर जो हमारे महाद्वीप तैर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि गर्म है या अर्ध पिघली हुई अवस्था में है, तो वो जो पोर्शन तैर रहा है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर एक्सोनोस्फीयर के ऊपर तैरता है। ये करीब 100 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की गहराई में होता है लिथोस्फीयर। इतना मोटा होता है। और वो एक्सोनोस्फीयर जो उसका निचला हिस्सा है वो जो काफी गर्म होता है, उसके ऊपर ये धीरे धीरे खिसकता रहता है। तो अगर हम कहें कि जैसे स्विमिंग के रूप में तैरे, तो उस तरह से तैरते नहीं है, ये सिर्फ खिसकते रहते हैं। क्योंकि दोनों के जो गुण है प्लेट के, वो लिथोस्फीयर वाले के और जो एक्सोनोस्फीयर के हैं, दोनों में जैसे एक कड़क चीज, लिथोस्फीयर कड़क होता है और हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, और एक्सोनोस्फीयर सॉफ्ट होता है, तो वो खिसकना बड़ा आसान रहता है उसमें। जी। तो जो ये देखिए, जो भूकंप आपने कहा कि इससे हो सकता है कि भूकंप भी आए, तो भूकंप क्या ये नॉर्मल भूकंप होगा, इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होगी, क्या अनुमान इससे लग पा रहा है सर? देखिए, भूकंप तो आएंगे ही। जब प्लेट के अंदर मूवमेंट होता है तो वो प्लेट से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे तो भूकंप आएंगे ही। और ये भूकंप नॉर्मल और इस तरह का नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। और क्योंकि सबडक्शन जोन में भूकंप आते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा बहुत अधिक होता है और बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं। सबडक्शन जोन के भूकंप अभी कई जगह आए हैं, पूरे पैसिफिक के कॉर्नर पे आए हैं, तो आपने देखा कि हर तरफ काफी विनाश हुआ है। तो ये भूकंप काफी विनाशकारी होते हैं। अब चूंकि ये एरिया ऐसा है जो कनाडा का उत्तरी हिस्सा, जहाँ पे आबादी कम है, तो निश्चित रूप से जनहानि या प्रॉपर्टी की हानि कम होगी, पर होती जरूर है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि आबादी कैसी है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, और कितनी डेप्थ से भूकंप आया, कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। पर इस सबडक्शन जोन में अक्सर यही देखा गया है कि हाई मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं, 8 एंड 8+ या 7.7 इस तरह के भूकंप आते रहते हैं यहाँ पर। जी। तो कहाँ कहाँ असर हो सकता है अगर भूकंप आता है? और आपने संकेत दिए कि हो सकता है कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी हो, विनाशकारी भी हो, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है सर? देखिए, भूकंप का जो विनाश होता है वो 4-5 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो कितनी गहराई से भूकंप आया, दूसरा वहां पे चट्टानें किस तरह की है, तीसरा ये है कि वहां पे आबादी कितनी है, कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, और उस तरंगे किस दिशा में प्रवाहमान होती है। ये सारे जो फैक्टर हैं ये भूकंप से नुकसान को कंट्रोल करते हैं। अब एट का भूकंप कई जगह ऐसा भी देखा गया है जहाँ बहुत ज्यादा नुकसान करता है, और कई जगह एट का भूकंप कम नुकसान करता है। रशिया में जो भूकंप 8 के आए थे 2-3 महीने पहले, उनसे बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि वहां पे आबादी बहुत कम थी। और अगर आबादी वाले क्षेत्र में आते हैं भूकंप 8 के, तो वो भयंकर रूप से वो तबाही करते हैं। क्योंकि आबादी यानी जहाँ पर रहने के लिए मकान चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, ये सारी बिल्डिंगें अगर कमजोर बनती है तो उन कमजोर बिल्डिंगों को गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पे अगर भूकंप का हम ये तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यहाँ पे भूकंप की तीव्रता कितने मैग्नीट्यूड की होगी। हो सकता है 6 भी हो, 7 भी हो, 8 भी हो, पर जो आपने 75 किलोमीटर लंबाई बताई है उसके हिसाब से ये भूकंप कम से कम 7 मैग्नीट्यूड से अधिक का ही आएगा, अगर 75 किलोमीटर का फॉल्ट सक्रिय होता है। तो अगर 8 का भूकंप आता है तो करीब 300 किलोमीटर का फॉल्ट सक्रिय होता है, तो नेचुरली उसमें फिर हानि अधिक होती है। तो 75 किलोमीटर में आप ये मान के चलिए 7 का भूकंप आएगा। और अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा है या कंस्ट्रक्शन कम है तो फिर वहां पे बहुत अधिक नुकसान की संभावना नहीं है। परंतु जमीन जो आगे पीछे कर सकती है, जमीन जो समुद्र के अंदर जाती है, वो तो नुकसान ही है वो। तो क्या सर प्रशांत महासागर के अंदर जो ये भूवैज्ञानिक हलचल देखने को मिल रही है, क्या इसका असर ही हम माने कि बीते महीनों में हमने देखा था कि कई ऐसे देश हैं जहां एक के बाद एक भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए, तो क्या इसी का असर हो सकता है क्या? हाँ, ये प्लेट का मूवमेंट का असर है, और वो कोई एक जगह पर्टिकुलर जगह का असर नहीं होता। ये पूरा रिंग ऑफ फायर बोलते हैं इसको, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं या पैसिफिक वॉल्केनिक जोन बोलते हैं। तो इसमें हर एक जगह पे अलग अलग मूवमेंट हो रहे हैं।
और उनका सबका कंबाइंड असर ये दिखता है कि कभी किस जगह भूकंप आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है। तो इस तरह से भूकंप लगातार आते रहते हैं इसमें। और क्या जी। भूकंप के अलावा भी कोई प्रलय या फिर कई जगह तो ऐसी भी खबरें हैं कि जो धरती है उसके भी टुकड़े हो सकते हैं, कई जगह ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि इससे ज्वालामुखी की भी संभावनाएं हैं, तो क्या ऐसी भी आप जी चीजें देख रहे हैं क्या सर? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। जहाँ पे भूकंप आ रहे हैं वहां पे पृथ्वी तो फट तो रही है, टूट भी रही है, उसमें कमजोरी भी आ रही है, साथ साथ ज्वालामुखी भी होते हैं। और अगर भूकंप 6.5 से अधिक के हैं और ज्यादा गहराई से नहीं है तो सुनामी जैसे प्रलय तो आ ही सकते हैं उसमें। और सुनामी के कई उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिले, हमारे देश में भी हमने देखा। तो 2004 में सुनामी जबरदस्त आई थी। तो ये जो सुनामी है ये एक सामान्य रूप से ये खतरे सबडक्शन जोन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, और कई बार वॉल्केनो बहुत ज्यादा लावा निकलता है, कई बार कम निकलता है, कई बार सिर्फ लावा गर्म मिट्टी ही निकलती है, कीचड़ निकलता है उससे। तो इस तरह की हरकतें तो होती है इसमें। और अगर कोस्टल एरिया है तो और वहाँ पे ग्लेशियर है तो वो ग्लेशियर भी टूटते हैं, वो भी गिरते हैं, साथ में लैंडस्लाइड भी हो सकती है। इस तरह की ये भूवैज्ञानिक क्रियाएं चलती रहती है इसमें। तो क्या कर सकते हैं सर इसके लिए? हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या तैयारियां इसके लिए होनी चाहिए ताकि अगर किसी भी तरीके से प्रलय की स्थिति हो तो उससे ज्यादा नुकसान ना हो? देखिए, इसमें 3-4 तरह के प्रिकॉशन चाहिए। पहले ये तो हम मानसिक रूप से तैयार रहें, और दूसरा ये कि मानसिक रूप से तैयार रहेंगे कि अगर इस क्षेत्र में भूकंप की संभावना है तो आदमी हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। और दूसरा इसमें ये एक ड्रिल होती है कि आदमियों को मतलब भूकंप की ट्रेनिंग दी जाती है। उस एरिया में सायरन बजते हैं, और सायरन बजने से उनसे कहते हैं कि आप अपना सेफ्टी ढूंढो। तो इस तरह की अगर ड्रिलिंग होती है या ड्रिल होती है या सायरन बजते हैं तो भी उससे उसको बचने का थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं, काफी बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक में लोग घर के बाहर निकलते हैं और घर के बाहर का हिस्सा जो कमजोर हिस्सा वो गिरता है तो उससे दबने के संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लोग घर के अंदर ही रहें, टेबल के नीचे रहें, अलमारी में चले जाएं, या ऐसी सॉलिड जगह चले जाएं जहाँ ऊपर से कोई चीज गिरे तो कम से कम उनकी बॉडी का बचाव हो। इस तरह की जगह ढूंढना चाहिए। साथ ही साथ सबकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी होगी तो फिर 8 तक के भूकंप भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जैसे अभी हमने रशिया में देखा कि 8 के भूकंप आए थे, वहां पे 1 या 2 की मृत्यु हुई थी, बाकी किसी की नहीं हुई थी। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी मैटर करती है। इस डेप्थ से भूकंप आ रहा है, वहां पे अगर मिट्टी की मोटाई अधिक है तो फिर भूकंप की संभावना ज्यादा हो ठीक जाती है। है। और अगर क्षेत्र में मिट्टी की मोटाई कम है तो और चट्टाने हैं नजदीकी पृथ्वी के नजदीक चट्टाने हैं तो फिर उसमें भूकंप की संभावना, भूकंप से नुकसान की ठीक है, संभावना यानी कि कम होती है। हमें तो पूरी इन सारी तैयारी चीजों के को साथ ध्यान में रहना रखते हैं। चाहिए, खास करके देखिए ताकि किसी भी तरीके से अगर प्रलय आता है तो उससे हम पहले से निपटे और जाने नुकसान या फिर किसी हाँ। भी तरीके से कोई नुकसान